डियर स्टूडेंट्स, मैं सुरेंद्र कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी, डीएनपीजी कॉलेज हिसार। आज का हमारा विषय है कि जो हाइड्रोलॉजी सब्जेक्ट है उसकी क्या क्या एप्लीकेशन है, कहाँ कहाँ ये हाइड्रोलॉजी यूज होता है। तो जो हाइड्रोलॉजी है या जल विज्ञान है, इसमें विभिन्न प्रकार की थ्योरीज, सिद्धांत, नियम, इक्वेशन, मैथमेटिकल इक्वेशंस और मॉडल्स का निर्माण होता है। और उन मॉडल के आधार पर हम जितना भी अर्थ सरफेस पर वाटर रिसोर्सेज अवेलेबल है उसका कैसे उपयोग किया जाता है, उस तरह से संबंधित स्टडी हम करते हैं। उस वाटर रिसोर्सेज का असेसमेंट करते हैं, मॉनिटर करते हैं। और कुछ आजकल कुछ एडवांस टेक्नोलॉजी भी आ गई है कि हमें किसी भी सरफेस का, किसी विभाग का जो लैंड कवर से संबंधित इंफॉर्मेशन है वो तुरंत मिल जाती है। ऐसी जो टेक्निक्स है वो रिमोट सेंसिंग है और जीआईएस है। जो ये एडवांस तकनीक है, इनके परिणाम स्वरूप जो हाइड्रोलॉजी से संबंधित डाटा है वो हमें एक्यूरेटली और टाइमली प्राप्त हो जाता है, जिसकी वजह से जो हाइड्रोलॉजी का महत्व है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। जिसकी वजह से जो जीआईएस है, इसकी जो एप्लीकेशन की फील्ड है वो भी वास्ट होते जा रहे हैं। ये कुछ फील्ड्स हैं जहाँ पर हाइड्रोलॉजी यूज की जाती है। जैसे पहला है डिटरमाइन वाटर बजट, वाटर रिजर्व और वाटर बैलेंस। जल बजट, जल भंडार और जल संतुलन का निर्धारण। सेकंड है हाइड्रोलॉजिकल डाटा एनालिसिस फॉर वाटर बजट एंड बैलेंस। जल बजट और संतुलन के लिए हाइड्रोलॉजिकल आंकड़ा विश्लेषण। थर्ड है फ्लड कंट्रोल एंड मिटिगेशन, की जो बाढ़ आती है उस बाढ़ को कैसे नियंत्रित करेंगे और उस बाढ़ से होने वाले प्रभाव को कैसे हम कम करेंगे, वहाँ हाइड्रोलॉजी का यूज होता है। नेक्स्ट है फॉर डिजाइन इरिगेशन स्कीम्स, सिंचाई योजनाएं तैयार करने में हाइड्रोलॉजी का उपयोग होता है। कैटास्ट्रोफिक मॉडलिंग, जितनी भी आकस्मिक घटनाएं होती है वाटर रिसोर्स के कारण, उनसे संबंधित योजनाएं बनाना। टाइपेरियन प्रेडिक्शन चेंज, जितने भी तटीय भाग है उन तटीय भागों पर वाटर की वजह से क्या किस तरह के चेंजेस आते हैं उनका अध्ययन करना। नेक्स्ट है डिटरमाइन एग्रीकल्चर वाटर बैलेंस, कृषि जल संतुलन निर्धारण में हाइड्रोलॉजी का उपयोग होता है। नेक्स्ट है सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, पानी के पीने के स्रोत का पता लगाना। नेक्स्ट है डिजाइन डैम एंड रिजर्वायर्स, जितने भी बांध है और जलाशय है उनके लिए डिजाइन तैयार करना। डिजाइन अर्बन सीवर और ड्रेनेज सिस्टम, जितने भी शहरी क्षेत्रों के अंदर सीवर और अपवाह तंत्र होता है उनके लिए ये योजना तैयार करने में हाइड्रोलॉजी का योगदान होता है। उसके बाद है असेस एनवायरमेंटल चेंज ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज, जितनी भी मानवीय गतिविधियां हैं उन मानवीय गतिविधियों से वातावरण पर क्या प्रभाव पड़ते हैं उनका आकलन करना। उसके बाद नेक्स्ट है वाटर क्वालिटी असेसमेंट, जल की गुणवत्ता का अध्ययन करना। उसके बाद है गाइडलाइन फॉर ऑप्टिमम यूज ऑफ वाटर रिसोर्सेज, जो वाटर रिसोर्सेज है उसका सर्वोत्तम उपयोग हम कैसे कर सकते हैं, उससे संबंधित दिशा निर्देश जारी करना। प्रोवाइड ट्रीटमेंट प्लान फॉर वेस्टमेंट, की जो हमारा अपशिष्ट जल या वेस्ट जल बच जाता है उसका ट्रीटमेंट करके हम कैसे यूज कर सकते हैं, उससे संबंधित योजना तैयार करना। नेक्स्ट है डेवलप वाटर कंजर्वेशन टेक्निक, जल संरक्षण से संबंधित तकनीकें विकसित करना ताकि हम जल का भंडारण कर सके और आने वाले समय में उसका यूज कर सकें। लास्ट है सजेशन टू कंट्रोल द अल्कलिनिटी एंड एसिडिटी ऑफ सॉइल, कि जो मिट्टी के अंदर क्षारीयता और अम्लीयता होती है उसको कैसे नियंत्रित किया जा सकता है, ये भी सजेशन हाइड्रोलॉजी के द्वारा प्राप्त होता है। तो पहली एप्लीकेशन है हाइड्रोलॉजी की टू डिटरमाइन वाटर बजट, वाटर रिजर्व एंड वाटर बैलेंस। तो इसके अंदर हम जितना भी अर्थ सरफेस पे वाटर अवेलेबल है हम उसका अध्ययन करते हैं। वो अध्ययन हम ग्लोबल लेवल पर और रीजनल लेवल पर हाइड्रोलॉजी के द्वारा अध्ययन किया जाता है कि पूरे वर्ल्ड के अंदर वाटर रिसोर्स कहाँ पर अवेलेबल है, कितनी मात्रा में अवेलेबल है। जैसे ओशन में 97% है, अदर्स
ओशन के अलावा जितने भी धरातलीय भाग बच गया है उनके ऊपर 3% जो वाटर है रिसोर्स है अवेलेबल है। उस 3% में जो आइस कैप है, ग्लेशियर है, इनलैंड सीज है, उनमें 77% है, ग्राउंड वाटर 22% है और दूसरे भागों के अंदर 1% है। जो लेक्स के अंदर है, एटमॉस्फेरिक लोकेशन के अंदर या मॉइस्चर के अंदर, सॉइल मॉइस्चर के अंदर और रिवर्स के अंदर जो जल है वो 1% है। और इन सब जो वाटर रिजर्वायर है इनका हम ग्लोबल लेवल और रीजनल लेवल पर अध्ययन करते हैं। और वाटर बैलेंस किसी भी एरिया के अंदर कितना वाटर इनपुट हो रहा है, कितना स्टोरेज है उसके पास और कितना उससे आउटपुट हो रहा है, कितना इन हो रहा है और कितना आउट हो रहा है और कितना स्टोरेज के अंदर चेंज आया है, उसका अध्ययन हम वाटर बैलेंस के अंदर करते हैं, जिसको हम डेल्टा चेंज बोलते हैं। तो पहली एप्लीकेशन यही है कि अर्थ सरफेस पे जितना भी वाटर पाया जाता है उसके टोटल मात्रा का, टोटल भंडार का और वाटर बैलेंस का अध्ययन हम ग्लोबल लेवल और रीजनल लेवल पर अध्ययन करते हैं उसका। सेकंड है हाइड्रोलॉजिकल जो डाटा है उसका हम वाटर बजट और एनालिसिस के लिए कैसे अध्ययन करते हैं। तो अध्ययन करने के लिए हमें जो टोटल प्रेसिपिटेशन किसी एरिया को प्राप्त हो रही है वो किसके इक्विवेलेंट होती है, टोटल रन ऑफ और लॉसेस। पी मीन्स कि कितना प्रेसिपिटेशन के रूप में जो वाटर है वो प्राप्त हो रहा है, कितना रन ऑफ के द्वारा सी और सागरों में रिवर और सागरों में पहुंच जाता है और कितना परकोलेशन और इवेपोरेशन के अंदर प्रक्रिया के अंदर वाटर का लॉस हो जाता है। तो उन सब का अध्ययन हम जो डाटा हाइड्रोलॉजिकल डाटा है उसका अध्ययन भी हम हाइड्रोलॉजी के द्वारा करते हैं। उसके बाद थर्ड है फ्लड कंट्रोल और मिटिगेशन में हाइड्रोलॉजी का उपयोग। जो जो हाइड्रोलॉजी है वो बाढ़ ग्रस्त जितना भी एक क्षेत्र होता है वहां पर वर्षा जल की अधिकता, स्ट्रीम फ्लो कैपेसिटी आदि का अध्ययन करके प्लानिंग तैयार करते हैं, ताकि जिस भी एरिया जो फ्लड प्रभावित क्षेत्र एरिया है वहां पर फ्लड को कंट्रोल किया जाए और उनके प्रभाव को कम किया जा सके। उनको प्रभाव को कम करने के दो मेथड है, स्ट्रक्चरल मेथड, मिटिगेशन मेथड और नॉन स्ट्रक्चरल मिटिगेशन मेथड। जैसे फ्लड वाल बनाएंगे, फ्लड वेज बनाएंगे, फ्लड बाईपास, एक लेविस बनाकर ये स्ट्रक्चर में मटेरियल यूज करके हम बाढ़ के लिए ऑब्स्टेकल या उसके लिए रास्ता तैयार करते ताकि वो बाढ़ का पानी जल्दी फ्लो कर जाए। उसके बाद नॉन स्ट्रक्चरल मिटिगेशन मेजर है, जैसे कि उस एरिया को फ्लड प्लानिंग जोन के अंदर कन्वर्ट करते हैं, उसकी ब्रॉडकास्टिंग करते हैं, फ्लड रिस्पॉन्स प्लानिंग करते हैं। तो ऐसे कुछ मिटिगेशन मेजर है, नॉन मिटिगेशन मेजर्स, जिसके द्वारा जो फ्लड का प्रभाव है उनको हम कम कर सकते हैं। उसके बाद है फॉर डिजाइन इरिगेशन स्कीम। अलग अलग जितने कृषि क्षेत्र है उन कृषि क्षेत्रों के लिए, कृषि जोन्स के लिए सिंचाई से संबंधित योजनाएं तैयार करने के लिए हमें हाइड्रोलॉजी की आवश्यकता पड़ती है। उसके बाद कैटास्ट्रोफिक मॉडलिंग, जितनी भी वायुमंडलीय आपदाएं होती है जो जल से संबंधित होती है उनसे बचने के लिए कैटास्ट्रोफिक डिजाइन तैयार किए जाते हैं ताकि उनके हजार्ड्स के या डिजास्टर के प्रभाव है वो कम से कम किए जा सके। उसके बाद नेक्स्ट है राइपेरियन प्रेडिक्शन चेंज, कि जो जितने भी तटीय इलाके होते हैं उन तटीय इलाकों के अंदर किस तरह के चेंज आ रहे हैं उनसे संबंधित प्रेडिक्शन की जाती है। और जो तटीय इलाके होते हैं उनके अंदर नदी अपरदन द्वारा या समुद्री अपरदन के द्वारा जो चेंजेज आते हैं उनसे संबंधित प्रेडिक्शन की जाती है राइपेरियन चेंज के अंदर। और जो ये राइपेरियन रिस्टोरेशन और जो सॉइल इरोजन कंट्रोल के सजेशन भी राइपेरियन प्रेडिक्शन चेंज के अंदर प्रोवाइड किए जाते हैं, कि कैसे राइपेरियन रिस्टोरेशन होगा और कैसे सॉइल इरोजन को हम कंट्रोल कर सकते हैं, उससे संबंधित जो सुझाव है वो भी राइपेरियन प्रेडिक्शन चेंज के अंदर प्रोवाइड किए जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है डिटरमाइन एग्रीकल्चर वाटर बैलेंस, कि जो वाटर रिसोर्स है उसके विभिन्न प्रकार के स्रोत होते हैं, उन विभिन्न स्रोतों से में कितनी मात्रा में जल अवेलेबल है, और वर्षा का जल है या भूमिगत जल है, नदियों के अंदर जल विद्यमान है, झीलों के अंदर है, तालाबों के अंदर है, उस कहाँ पर जो वाटर रिसोर्स है अवेलेबल है, उस अवेलेबल वाटर रिसोर्स के आधार पर जो कृषि जल संतुलन
को निर्धारित किया जाता है और सिंचाई की आवश्यकता के आधार पर वहां पर कृषि के कितने प्रकार हो सकते हैं उनका वर्णन किया जाता है। तो एग्रीकल्चर वाटर बैलेंस के लिए भी हाइड्रोलॉजी की आवश्यकता पड़ती है। उसके बाद नेक्स्ट है सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। जो हाइड्रोलॉजी है वो धरातलीय जल का, भूमिगत जल का अध्ययन करता है और उस अध्ययन के आधार पर वो ग्रामीण परिवेश में और शहरी परिवेश में जनसंख्या के लिए जल की सप्लाई उपलब्ध कराता है और उनके स्रोत से पता चलता है कि जो जल इन क्षेत्रों के अंदर सप्लाई हो रहा है या जो जल अवेलेबल है इन एरिया के अंदर वो पीने योग्य है या नहीं है, उनसे संबंधित आंकड़े भी अवेलेबल कराता है। उसके बाद है नेक्स्ट डिजाइन डैम एंड रिजर्वायर। जो भी बांध निर्माण का डिजाइन तैयार किया जाता है वो हाइड्रोलिस्ट तैयार करते हैं और हाइड्रोलॉजी के अंदर बांध निर्माण का डिजाइन तैयार करके जो हाइड्रो पावर है उन हाइड्रो पावर प्लांट का निर्माण भी किया जाता है, क्योंकि जो हाइड्रोलॉजी से यह पता चलता है कि बांध बनाने के लिए या बांध का निर्माण करने के लिए सबसे उपयुक्त साइट कौन सी है, ये हमें हाइड्रोलॉजी से पता चलता है कि वहाँ पर पानी की मात्रा डैम बनाने के लिए सुटेबल है, तो वो साइट भी हमें हाइड्रोलॉजी के द्वारा पता चलता है। नेक्स्ट है डिजाइन अर्बन सीवर एंड ड्रेनेज सिस्टम। हम जो वाटर फ्लो है वाटर फ्लो के आधार पर जो शहरी क्षेत्र है उनके अंदर सीवर और ड्रेनेज सिस्टम का निर्माण कर सकते हैं कि जो भूमिगत जल का फ्लो है या जो सरफेस वाटर फ्लो है वहाँ किस तरह का ढलान है, उस ढलान के अकॉर्डिंग वहाँ पर सीवर और ड्रेनेज सिस्टम का निर्माण कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है असेस इन्वायरमेंटल चेंज ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज। जितनी भी मानवीय गतिविधियां हैं, चाहे वो डिफोरेस्टेशन हो, कंस्ट्रक्शन वर्क हो, अर्बन एंड इंडस्ट्रियल वर्क हो या फिर वाटर पोल्यूशन है या वाटर एयर पोल्यूशन है, जितनी भी मानवीय गतिविधियां हैं जिनसे एनवायरनमेंट प्रभावित होता है और उन मानवीय गतिविधियों से जो जल स्टोरेज है वो भी प्रभावित होती है और उस जल के प्रभावित होने से जो प्रभाव होते हैं उन प्रभाव का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है, उन सभी का अध्ययन हम हाइड्रोलॉजी की सहायता से करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है वाटर क्वालिटी असेसमेंट। जितना भी सरफेशियल जल होता है, चाहे झीलों हो, तालाबों, नदियों या फिर भूमिगत जल हो, उनके अंदर हम जल की गुणवत्ता का आकलन करते हैं कि जो जल अवेलेबल है किसी भी एरिया के अंदर, क्या उसको हम ड्रिंकिंग पर्पज के लिए यूज कर सकते हैं या इरिगेशन पर्पज के लिए यूज कर सकते हैं, तो उनमें किस तरह के पैरामीटर्स की आवश्यकता पड़ती है, कौन सा जल पोटेबल है, नॉन पोटेबल है या ड्रिंकेबल है, नॉन ड्रिंकेबल है, सुटेबल फॉर इरिगेशन है या नॉन सुटेबल फॉर इरिगेशन है, तो हम क्वालिटी के आधार पर ही उसका असेसमेंट करते हैं। तो ये भी हाइड्रोलॉजी के द्वारा होता है। उसके बाद है गाइडलाइन फॉर ऑप्टिमम यूज ऑफ वाटर। कि हाइड्रोलॉजी से हमें ये पता चल जाता है कि किसी भी एरिया के अंदर किस तरह का वाटर है, रिसोर्स अवेलेबल है, उसमें उसकी क्वालिटी कैसी है, उसकी क्वांटिटी कितनी है। तो हम उन आंकड़ों के आधार पर जो जलीय संसाधन है उसके ऑप्टिमम यूज की, उसके उत्तम यूज की, उत्तम उपयोग की जो गाइडलाइन है वो जारी कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग जल का उपयोग करना की सलाह दे सकते हैं। उसके बाद है प्रोवाइड ट्रीटमेंट प्लान फॉर वेस्ट वाटर। जितना भी नगरीय क्षेत्र होता है और उद्योगों से संबंधित जितना भी एरिया है, तो वहां से जो प्रदूषित जल निकलता है उस जल का उपचार करने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रोजेक्ट्स और योजनाओं का सुझाव या निर्माण भी हाइड्रोलॉजी के द्वारा मिलता है और कैसे हम उस पोल्यूटेड वाटर को या वेस्ट वाटर को ट्रीटमेंट करके वापस से उपयोग करने की प्लानिंग कर सकते हैं, वो भी हाइड्रोलॉजी से पता चलता है। उसके बाद है डेवलप वाटर कंजर्वेशन टेक्निक्स। जितने भी नगरीय क्षेत्र है और ग्रामीण क्षेत्र है वहां पर वर्षा के जल को कैसे संग्रहण किया जाएगा, उन तकनीकों का निर्माण भी हाइड्रोलॉजी के द्वारा किया जाता है, जैसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो जो वर्षा का जल है या उस जल को कैसे संरक्षण कर सकते हैं, कैसे हम आगे आने वाले समय में उसका उपयोग करने के लिए उनको स्टोर करके रख सकते हैं, ऐसी तकनीकों का निर्माण भी हमें हाइड्रोलॉजी से पता चलता है। उसके बाद नेक्स्ट है सजेशन टू कंट्रोल द अल्कलिनिटी एंड एसिडिटी ऑफ द सॉइल। कि जब हम भूमिगत जल का उपयोग करके लगातार किसी भी एरिया के अंदर इरिगेशन कर रहे होते हैं या मिसमैनेजमेंट इरिगेशन होती है, तो वहाँ की जो सॉइल है उसके अंदर अक्सारियत या अम्लीयता बढ़ जाती है। तो हम वहाँ के इरिगेशन के द्वारा ये
प्रॉब्लम्स बढ़ रही है, तो हम उन प्रॉब्लम का सलूशन निकालने के लिए जो वाटर, ग्राउंड वाटर वहाँ पर अवेलेबल है, उसकी जांच करवाकर, क्वालिटी की जांच करवाकर कि उसमें कौन कौन से पैरामीटर की जो संख्या बढ़ी हुई है, हम उनका पता लगाकर इन प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं या उनके ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं कि उनके अंदर ऐसे कौन से प्रोडक्ट्स डाले डाले जाए कि एल्कलिनिटी है और एसिडिटी है सॉइल की वो खत्म हो जाए। तो ये विभिन्न प्रकार के फील्ड्स हैं जहाँ ये विभिन्न प्रकार की फील्ड है जहाँ पर हाइड्रोलॉजी की एप्लीकेशंस है या हाइड्रोलॉजी का प्रयोग होता है।